तो कल हम लोग डेफिनेशन क्लास पर बात कर रहे थे और बात आई थी कि जमानती अपराध, जमानत, ये किसे कहा जाएगा। तो जमानत को डिफाइन कर दिया इस बार। पहले जमानत ये डिफाइंड नहीं थी कि जमानत आखिर किस आदेश को कहा जाता है। अब उन्होंने डिफाइंड कर दिया कि जो अपराध का अभियुक्त व्यक्ति या संदिग्ध व्यक्ति जिस पर संदेह है कि उसने अपराध किया, न्यायालय या उस अधिकारी के आदेश से अभिरक्षा से मुक्त किया जाता है, तो ऐसे अभिरक्षा से मुक्ति देने वाले आदेश को जमानत कहते हैं। ऐसा आपकी डिफाइंड कर दिया। जमानती अपराध, इस पर बात हुई थी। तो कहा था जमानती अपराध उन अपराधों को कहेंगे जो प्रथम अनुसूची, जो सीआरपीसी में लगाई गई। दो अनुसूचियां सीआरपीसी में पीछे आप देखेंगे तो प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची ये है। आप सीआरपीसी में सेकंड शेड्यूल देखेंगे तो सेकंड शेड्यूल में प्रारूप दिए हैं। प्रारूप जिन्हें अंग्रेजी में फॉर्म कहेंगे। विभिन्न आदेशिकाएं न्यायालयों द्वारा जारी होंगी, विभिन्न प्रकार के काम किए जाएंगे। जैसे आरोप की विरचना होगी या किसी की गिरफ्तारी का वारंट जाएगा या किसी व्यक्ति को बुलाने के लिए सम्मन भेजा जाएगा। तो सम्मन, वारंट, ये सारी की सारी क्या है? आदेशिकाएं हैं। इनको अंग्रेजी में प्रोसेस ये कहा जाता है। और ये सारी की सारी कुल मिला के आदेशिकाएं, इनके नाम अलग अलग कर दिए और इनका प्रभाव भी अलग अलग है। नॉर्मली किसी व्यक्ति को पहली बार बुलाते हैं तो सम्मन भेजते हैं, क्योंकि ऐसी उम्मीद की जाती है कि जिसे बुलाया जा रहा है वो बुलाने से आ जाएगा, उस पर कोई सख्ती नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उसे सिर्फ बुला रहे हैं। तो सम्मन सिर्फ बुलावा है, यानी सम्मन एक आधिकारिक पत्र है जो न्यायालय की ओर से जारी होगा किसी व्यक्ति को बुलावा देने के लिए कि यू मस्ट कम एंड डू दैट वर्क फॉर विच यू हैव सम्मन्ड। लेकिन सवाल यह है कि सम्मन में क्या लिखा हो, क्योंकि यह लिखा जा सकता है तुम्हें बुलाया गया है, तुम्हें इस तारीख को बुलाया गया है। आखिर क्या क्या लिखा जाए जो आदमी को एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन बुलावे की हो जाए और उसे किस समय से किस समय तक उपस्थित होना है बुलावे के अनुक्रम में, यह बात उसकी जानकारी में आ जाए। इसके लिए उसे कितनी सूचना दी जाए यह बताना जरूरी है। इसलिए सम्मनों के, वारंट के या हर उस काम को करने का एक प्रारूप इसे बनाना जरूरी है जो काम न्यायालय के द्वारा किए जाएंगे विचारण के दौरान। आरोप की विरचना, आरोप क्या होता है, कैसे लगाया जाता है, क्या स्थिति है, अभी जब आरोप की डेफिनेशन आएगी देखेंगे। लेकिन एक मोटी मोटी बात समझ लेंगे कि न्यायालय जब व्यक्ति को विचारित करेगा किसी अपराध को करने के आरोप पर, तो न्यायालय अभियुक्त को इस बात की सूचना देगा कि वह अभियुक्त के विरुद्ध जो विचारण है, जो प्रस्थापित विचारण है जिसे वो करना चाहता है, वो किन अपराधों को करने के आरोप पर करना चाहता है, ताकि अभियुक्त अपना डिफेंस, अपनी प्रतिरक्षा ठीक प्रकार से कर सके। उसे जो कुछ अपने बचाव में करना है वो सब कुछ वो ठीक प्रकार से कर सके। इसलिए अभियुक्त को ठीक प्रकार से सूचना मिलनी चाहिए कि उसके विरुद्ध जो विचारण प्रस्थापित है
जो विचारण प्रपोज्ड है, उस विचारण में किस अपराध को करने के आरोप पर उसे विचारित किया जाएगा। तो आरोप की विरचना में क्या क्या शब्द लिखे जाएं, कैसे आरोप को लिखा जाए, कैसे उसे विरचित किया जाए, इस सबको स्टैंडर्ड तौर पर मानक के रूप में तय कर दिया जाना आवश्यक है। तो जो सेकंड शेड्यूल सीआरपीसी में जोड़ी गई है, उस सेकंड शेड्यूल में यही सब बातें लिखी हुई हैं, उनके प्रारूप दिए हैं कि अगर किसी व्यक्ति को सम्मन जारी होगा तो उस सम्मन में क्या क्या लिखा होगा, यानी सम्मन किस प्रारूप में जारी होगा, वारंट किस प्रारूप में जारी होगा, आरोप किस प्रारूप में बनाया जाएगा, किसी को अगर दस्तावेज पेश करने के लिए सम्मन किया गया तो सम्मन में क्या क्या लिखा होगा। ठीक है, जो भी चीजें विचारण में काम आती हैं, वे चीजें कैसे निर्मित की जाएंगी, अर्थात क्या क्या उनमें लिखा होगा, इसे स्टैंडर्ड के तौर पर, मानक के तौर पर स्वयं विधायिका के द्वारा निर्धारित कर दिया गया और उसे सीआरपीसी का भाग बना दिया गया, ताकि ऐसा न हो कि मनमानी की जाए बुलाने में या कामों को करने में। क्योंकि मनमानी अगर हुई तो कभी तो अच्छा होगा और कभी बहुत खराब, और अगर खराब हुआ तो अभियुक्त का सम्यक विचारण, ठीक है, यह हो ही नहीं पाएगा। और सम्यक विचारण करने के लिए ही प्रक्रिया बनती है, ये आपको बताएगा कि प्रक्रिया को बनाने के पीछे जो उद्देश्य है वही है कि एक सम्यक विचारण किया जा सके। तो इसके लिए क्या किया, सीआरपीसी में एक सेकंड शेड्यूल ये जोड़ी है। उस सेकंड शेड्यूल में उन्होंने बताया कि व्हाटएवर द प्रोसेस विल बी इशूड बाय द कोर्ट इन व्हाट फॉर्म दैट विल बी इशूड बाय द कोर्ट, उसमें क्या क्या लिखा होगा। तो सेकंड शेड्यूल जो सीआरपीसी के वो प्रारूपों से संबंधित है, प्रारूप उसमें दिए गए। सीआरपीसी में एक और शेड्यूल दी गई है, वो प्रथम अनुसूची कहलाती है, और उस प्रथम अनुसूची के दो भाग हैं। आप देखेंगे सीआरपीसी में तो पीछे ये शेड्यूल है, ये दिए, ये प्रथम अनुसूची है, ठीक है। और इसमें आपका प्रथम अनुसूची जहां पर खत्म होगी वहां पर इसके दो भाग हो जाएंगे। इसका एक भाग आईपीसी से संबंधित अपराधों के संबंध में है, और जो इसका दूसरा भाग है जो छोटा सा दिया हुआ है, ये लिखा हुआ अन्य विधियों के विरुद्ध अपराधों का वर्गीकरण, ठीक है। बिल्कुल अंत में देखेंगे सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची में, तो उसमें लिखा हुआ अन्य अपराधों के विरुद्ध, अन्य विधियों के विरुद्ध अपराधों का वर्गीकरण, ये लिखा है। क्योंकि खाली जो आईपीसी है यही दांडिक, खाली आईपीसी दांडिक विधि हो ऐसा भी नहीं है, अन्य भी दांडिक विधियां हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम है, जुआ अधिनियम है, ठीक है, वेश्यावृत्ति निवारण अधिनियम है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है, बहुत सारे अन्य अधिनियम, उनके अंतर्गत अपराध वो भी किए जाते हैं। सीआरपीसी उनके विचारण की प्रक्रिया ये भी विनियमित करेगी, आगे अभी सेक्शंस में आएगा। तो प्रथम अनुसूची को दो भागों में बांट दिया। प्रथम अनुसूची का एक मुख्य भाग है जो आईपीसी के अंतर्गत अपराधों से संबंधित है, आईपीसी जिसे भारतीय न्याय संहिता ये कहेंगे, और जो प्रथम अनुसूची का दूसरा भाग है वो अन्य विधियों के अंतर्गत किए गए अपराधों से संबंधित है। इन अनुसूचियों में लिखा क्या है, यदि प्रथम अनुसूची में जो दो भाग किए, इन दो भागों में क्या लिखा है, तो इन भागों में लिखा है कि धारा, अपराध का नाम, वो जमानती है या अजमानती है, और किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है, ठीक है। आप आईपीसी जिसे भारतीय न्याय संहिता कहेंगे उसके अंतर्गत जितने अपराध वर्णित किए गए
उन अपराधों को विचारण के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रक्रिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जमानती और अजमानती अपराध में विभाजित किया गया है। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता में जितने अपराध हैं या अन्य विधियों में जितने अपराध हैं, या यूं कहते मोटे तौर पर जितने प्रकार के अपराध हैं, सारे अपराधों को जमानती अपराध और अजमानती अपराध इसके अंतर्गत विभाजित कर दिया गया है। तो जमानती अपराध किसे कहेंगे और अजमानती अपराध किसे कहेंगे? अगर मोटे मोटे तौर पर हम लोग बात करें तो सेक्शन जो डेफिनेशन क्लास है वो मोटे तौर पर इसकी डेफिनेशन दे देता है। वो मोटे तौर पर कहता है कि जमानती अपराध वो अपराध है जो दंड, आपका जो प्रथम अनुसूची है इसमें जमानती के रूप में दिखाया गया है, या तो प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दर्शित है, और प्रथम अनुसूची के दो भाग हैं, दोनों भागों में से किसी भी भाग में या तो वो जमानती के रूप में दर्शित है और या फिर तत्समय प्रवृत्त कोई अन्य विधि है, उसके अंतर्गत स्पेशली उसे जमानती घोषित किया गया है। और अगर ये दोनों स्थितियां नहीं है तो अपराध अजमानती समझा जाएगा। यानी एक सामान्य स्थिति क्या निकल कर आई? एक सामान्य स्थिति निकल कर आई कि अपराध यदि आपने किया है तो आपने अजमानती अपराध किया है, यह माना जाएगा। यह साबित करना आपकी जिम्मेदारी होगी कि आपने जमानती अपराध किया है, अर्थात आप यह दर्शित करो कि जिस अपराध को करने का अभियोग हम पर लगाया गया है, ठीक है, वो अपराध जमानती के रूप में दर्शित है, चाहे प्रथम अनुसूची में अर्थात प्रथम अनुसूची के दोनों भागों में से किसी एक भाग में, और या फिर तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में। अन्यथा मानकर यह चला जाएगा कि यू हैव कमिटेड द नॉन बेलेबल ऑफेंस। ठीक है ना? जो भाषा लिखी है उस भाषा से यही मतलब निकलेगा कि जमानती अपराध से अभिप्रेत है ऐसा अपराध जो प्रथम अनुसूची में जमानती के तौर पर दर्शित है या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अंतर्गत उसे जमानती घोषित किया गया है, और अजमानती से अभिप्रेत है अन्य कोई अपराध। तो इसका मतलब ये आप है ना, आप बताएंगे कि जिस अपराध का आरोप आप पर है वो अमुक विधि में या सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची में अमुक जगह पर जमानती के रूप में दर्शित है, तब वो जमानती माना जाएगा, अन्यथा तो वो अजमानती है ही। अगर वहां उसे जमानती के तौर पर दर्शित नहीं है तो वो कहता है अजमानती। और आपको कल बताया गया कि नॉन बेलेबल ऑफेंस या बेलेबल ऑफेंस, इनके बीच विभाजन इस प्रकार नहीं होता कि बेलेबल ऑफेंस में जमानत मिलेगी और नॉन बेलेबल ऑफेंस में जमानत नहीं मिलेगी। इस प्रकार से कोई डिफरेंस है ही नहीं। डिफरेंस कहां पर है? जमानत प्रदत्त करने की जो न्यायालय की शक्ति है, ठीक है, उसमें डिफरेंस यह किया गया है। अगर आपके ऊपर जमानती अपराध को करने का अभियोग यह लगाया गया है तो स्थिति यह है कि जमानत मांगना और पाना ये दोनों आपके अधिकार हैं, और जब अधिकार है आपका तो अधिकार से इनकार ये किसी के द्वारा भले ही कर दिया जाए, कम से कम न्यायालय के द्वारा किया जाएगा, ऐसी संकल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है, तो जमानती अपराध है तो जमानत मांगना भी आपका अधिकार और पाना भी आपका अधिकार। लेकिन यदि अपराध अजमानती है
तो जो व्यवहारिक अंतर आता है वो आपको कल भी बताया गया है कि फिर अंतर यह आता है कि अजमानती अपराध की दशा में न्यायालय को शक्ति होगी कि वह आपको जमानत दे दे, लेकिन शक्ति का उपयोग करने के लिए कोई किसी को विवश नहीं कर सकता। यानी वो अपराध जो अजमानती के तौर पर समझा गया है, उस अपराध को करने का अभियोग यदि आप पर लगा है तो फिर आप जमानत मांग लीजिए, क्योंकि मांगना आपका हक बनाया गया है। कहां? सीआरपीसी जो पुरानी है उसकी धारा 437, 438 और 439। हालांकि 438 कोड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 438 उसे उपलब्ध है जिसे आशंका है कि वो गिरफ्तार हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हर व्यक्ति को उपलब्ध है। और अभियुक्त तो वो होता है जिसके खिलाफ एफआईआर लिख चुकी है। इवन आपके खिलाफ एफआईआर नहीं भी है, लेकिन अगर आपको आशंका है कि आपकी गिरफ्तारी हो सकती है तो भी यू मे बी एप्लीकेंट फॉर द एंटीसिपेटरी बेल। इसलिए 438 का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन मोटे तौर पर एक बात कह दी जाती है कि 437, 438 और 439 पुरानी सीआरपीसी, और नई सीआरपीसी में देखेंगे तो शायद 481, 482 और 483 संभवतः, यानी 481 से वो धाराएं शुरू हो रही। 481 संभवतः वो है जो 436 से पहले, 482 संभवतः वो है जो पहले 437 थे। ठीक है, और 483 अकॉर्डिंगली होंगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप सेक्शन देख लेंगे, लेकिन भाषा में कोई बदलाव ये हुआ ही नहीं, इसलिए सिद्धांत वही रहेगा। क्योंकि भाषा बदली ही नहीं, सिर्फ नंबर ये चेंज हो गया है। तो जो नॉन बेलेबल ऑफेंस, इसमें जमानत पाने का आपका हक है। ये मांग आप सकते हैं, क्योंकि मांगने की सुविधा मिली है आपको। 437 पिछली कहें, नए में 482 कह लें। ठीक है, एक बार देख ही ले कि 482 ही है या कुछ और है। 478 है। अच्छा, हाँ ठीक है, 478 में आपका वो है जो पहले 436 में था। ठीक है ना, और 437 में जो पहले था वो 479 में है, और जो आपका, ठीक है, 438 में था वो अब 482 में है। गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत मंजूर करने के लिए निर्देश। ठीक है ना, और जो पहले 439 में था वो अब 483 में है। अब बार बार सेक्शन कोड करने की जरूरत नहीं, एक बार कोड कर दिए, अकॉर्डिंगली आप समझ लेंगे। और इन सेक्शन की भाषा में चूंकि कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए सिद्धांत पिछले ही काम करेंगे। ठीक है, तो पिछले सिद्धांत ये कहते हैं कि आपको जमानत मांगने का हक है। वर्तमान में 479 और 483 दोनों सेक्शन ये कह रहे हैं कि अगर आप नॉन बेलेबल ऑफेंस के अभियुक्त हैं तो भी आप जमानत मांग सकते हैं। ठीक है, लेकिन जहां जमानत पाने की बात, जब जमानत पाने की बात चलेगी, तब जब सेक्शन को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जमानत देना या न देना यह न्यायालय के विवेक पर छोड़ा गया है। उसे ताकत है कि चाहे जमानत दे दे और चाहे जमानत न दे। बस नॉन बेलेबल ऑफेंस और बेलेबल ऑफेंस में व्यवहारिक दृष्टिकोण से जो फर्क आता है वो यही आता है
कि बेलेबल ऑफेंस में जमानत मांगना और पाना ये दोनों आपके हक है। नॉन बेलेबल ऑफेंस इसकी दशा में जमानत मांगना आपका हक है और पाना यह आपका हक नहीं है, क्योंकि वहां जो अधिकार न्यायालय को मिला है वो शक्ति की तरह का है। न्यायालय उस शक्ति का उपयोग कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, लेकिन एक दिक्कत, और वो दिक्कत यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 14 में कहता है कि ऐसा कोई भी कानून जो मनमानेपन को प्रश्रय दे वो कानून शून्य समझा जाएगा, क्योंकि मनमानापन समता का विरोधी है। जहां मनमानापन होगा वहां समता हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम चाहें तो इन्हें दें और चाहें तो इन्हें ना दें, इस बात का तो कोई मतलब नहीं हुआ। हम इन्हें क्यों दे रहे हैं इसके कारण होने चाहिए, और इन्हें क्यों नहीं दे रहे हैं इसका भी कोई कारण होना चाहिए, क्योंकि न्यायालय इसे भी निरंकुश ढंग से काम करने की इजाजत ये नहीं दी जा सकती है। यद्यपि कॉन्सेप्शन ये है कि न्यायालय निरंकुश ढंग से काम नहीं करेगा, इसलिए जब न्यायालय को विवेक के अधिकार दिए जाते हैं तो स्टैट्यूट को अनुच्छेद 14 के आधार पर शून्य घोषित नहीं करते हैं, क्योंकि जब हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा था और अनुच्छेद 14 की व्याख्या हुई थी तो यह चर्चा चली थी कि जहां विवेक है, जहां विवेक का अधिकार दिया गया है वहां मनमानेपन के लिए गुंजाइश है। हमने विवेक का अधिकार आपको दिया कि आप चाहो तो ऐसा कर लेना और चाहो तो न करना। तो जहां डिस्क्रिशन है वहां डिस्क्रिमिनेशन की गुंजाइश है। ठीक है, आपका डिस्क्रिशन डिस्क्रिमिनेशन में किसी भी क्षण बदल जाएगा, लेकिन अनुच्छेद 14 की बात करते हुए यह बात आई थी कि हम ये देखेंगे कि डिस्क्रिशन किसको दिया है। अगर डिस्क्रिशन भगवान राम को दिया जाएगा तो उसके डिस्क्रिमिनेशन में बदलने की गुंजाइश नहीं होती है, ठीक है ना। डिस्क्रिशन हम किसको दे रहे हैं ये देखा जाएगा। हम किसको दे रहे हैं, मीनिंग दे रहे भाई कानून जो बनकर आ रहा है वो डिस्क्रिशन किसको दे रहा है ये ध्यान में लिया जाएगा। और जब ये ध्यान में हम लेंगे तो इस आधार पर कि डिस्क्रिशन बहुत उच्चाधिकारी में यह न्यायालय को दिया गया है, इस बात को ध्यान में रखते हुए डिस्क्रिशन देने के बावजूद हम इस बात की संभावना के आधार पर कि उससे मनमानेपन को बढ़ावा मिल सकता है, कानून को अनुच्छेद 14 के आधार पर शून्य घोषित नहीं करेंगे, यह कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, अनुच्छेद 14 की व्याख्या करते हो क्यों, इसलिए क्योंकि आज जो राज्य का नेचर हुआ है वो कहता है लोक कल्याणकारी, और जब राज्य का नेचर लोक कल्याणकारी होगा तो डिस्क्रिशन देना पड़ेगा। स्कूल खोलना है, संसाधन सीमित है हमारे पास, तो जहां 10 स्कूल खुले हुए हैं वहां खोले हम। अगर बात यह आ गई कि सब जगह बराबर से खोलेंगे आप, अब एक गांव है सुदूर, वहां ठीक है आबादी की बहुत बड़ी संख्या रहती है, वहां 2 की जरूरत है, 2 स्कूलों की,
और एक गांव में आबादी बेहद कम है, वहां एक से भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर डिस्क्रिप्शन न दें तब तो बात यह सब जगह सामान खोलो, तो एक में बच्चे ही नहीं होंगे और एक में बच्चे मारे मारे घूमेंगे। तो डिस्क्रिप्शन तो देना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि समाज कल्याण की पॉलिटी ये स्थापित की गई है, इसलिए डिस्क्रिप्शन देना होगा। अब एक काम मजबूरी है, वो करना ही होगा हमें। तो मजबूरी जिस काम के लिए है उस काम को ऐसे किया जाए कि गड़बड़ की गुंजाइश कम से कम हो जाए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 14 के रहते हुए भी अगर किसी कानून में डिस्क्रिप्शन यानी विवेक का अधिकार किसी को दिया गया है तो फिर हम देखेंगे ये कि डिस्क्रिप्शन, राइट टू डिस्क्रिप्शन दिया किसको, वो आदमी कौन है, वो प्राधिकारी कौन है। और अगर वो अथॉरिटी ऐसी है जिसके द्वारा डिस्क्रिप्शन के दुरुपयोग की गुंजाइश न्यूनतम है, तो फिर इस बात के होते हुए कि कानून में डिस्क्रिप्शन है, कानून अनुच्छेद 14 का विरोधी नहीं समझा जाएगा। और इसीलिए सीआरपीसी में नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की दशा में बेल देने के लिए न्यायालय को विवेक का अधिकार दिया गया है, राइट टू डिस्क्रिप्शन दिया है, लेकिन फिर भी उसे मनमानेपन के आधार पर शून्य नहीं मानते हैं, ठीक है ना। मनमानेपन को जन्म देने की संभावना वाला सेक्शन होने के आधार पर अनुच्छेद 14 के विरोध में सेक्शन को निर्धारित करके, डिसाइड करके उसे शून्य घोषित नहीं करते हैं। कारण यही है क्योंकि कोर्ट के साथ हम ये नहीं मान सकते कि वो डिस्क्रिप्शन का दुरुपयोग करेगा, लेकिन फिर भी हर संभावना को खत्म करना चाहिए। इसलिए नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल देते समय न्यायालय को किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए उसके संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांत माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई बार और कई मामलों में निर्धारित किए हैं, ठीक है ना। और वो जब हम लोग जमानती अपराध और अजमानती अपराध उनमें जमानत के सेक्शन यानी 478, 479, 483 ये सब पढ़ना शुरू करेंगे तब विस्तार से उसमें बात चलेगी। अभी बात इतनी ही है कि बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, ठीक है, सेक्शंस। तो दीज टू ऑफेंसेस, तो बेलेबल ऑफेंस वो है जिसमें जमानत मांगना और पाना आपका हक है। नॉन बेलेबल ऑफेंस की दशा में जमानत मांगना आपका हक है, पाना आपका हक नहीं है। आपको जमानत मिलेगी तभी जबकि जो मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित हुए हैं अजमानती अपराधों में जमानत देने के विवेक के सदुपयोग के संबंध में, उनके मुताबिक आपको जमानत दी जा सकती हो तभी मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। और एक चीज खूब समझ लें, ये गलती आपसे प्रायः होती है। ऑफेंस के बेलेबल या नॉन बेलेबल, ठीक है, नेचर का होने में उस ऑफेंस में जो सजा प्रोवाइड है इसका कोई रोल नहीं है। आप लोगों से अक्सर सवाल होते हैं बेलेबल ऑफेंस कौन से, बोलो जो छोटा अपराध है। अब छोटा किस दृष्टिकोण से, लिखने के दृष्टिकोण से तो चोरी सबसे छोटा अपराध है, ठीक है। हो सकता है इससे भी छोटा कोई छल निकल आए क्योंकि छल में पाई नहीं लगी है, चोरी में तो 2 पाई तो तब भी लगी है। तो छोटा यानी कौन सा, कोई कहता छोटा, ठीक है। फिर आप कह देते हैं जो, ठीक है, कम गंभीर है। अब कई लोग होते हैं उन्हें गाली इतनी खराब लगती है,
कि रौंद के तुम्हारे कंटाप जाने देंगे, ठीक है, और कुछ लोगों को लाठी से मारो तो भी उन पर असर नहीं है। तो गंभीर, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, किसके दृष्टिकोण से भाई? ये सब शब्द, ठीक है, ऐसे हैं जो डायलेमा ये पैदा करते हैं। कानून में सब कुछ तय होता है, निश्चित होता है, इसलिए बेलेबल ऑफेंस को कानून में कैसे डिफाइन किया? उन्होंने कहा कि बेलेबल वो है जो सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची में या तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि में बेलेबल के तौर पर दर्शित है। छोटा, बड़ा, गंभीर, कम गंभीर, कुछ नहीं, क्योंकि ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से तय होगा भाई? ठीक है ना? जिसे तुम गंभीर मानोगे उसे हम बहुत गंभीर मानेंगे, जिसे बहुत गंभीर मानेंगे उसे तुम कुछ मानोगे ही नहीं। कैसे तय होगा? ठीक है, तो कुछ ये ढंग के कंसीडरेशन नहीं है। और नॉन बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस है जो उपरोक्त प्रकार के ऑफेंस से भिन्न ऑफेंस। तो बिल्कुल क्लियर कट कानून कॉन्सेप्शन देता है। कानून की विशेषता यही होती है कि वो स्थितियों को एकदम क्लियर रखता है। तो बेलेबल, नॉन बेलेबल, एक व्यवहारिक दृष्टिकोण से अंतर ये किया गया आपके सामने कि एक में आप बेल मांग भी सकते हैं और पा भी सकते हैं अधिकार के रूप में, और एक में मांग सकते हैं लेकिन पाना ये आपका अधिकार नहीं। थ्योरेटिकल, प्रिंसिपली, सैद्धांतिक रूप से बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस ये आपसे पूछे जाए तो सैद्धांतिक रूप से आप वही बताएंगे जो डेफिनेशन क्लास में लिखा है। ठीक है, और डेफिनेशन क्लास में ये लिखा है। अब डेफिनेशन क्लास याद चाहिए क्योंकि अब वो सेक्शन शुरू हो गए। ज्यूरिस्प्रूडेंस में तो कॉन्सेप्चुअल है सारा, उसमें समझना है, इसमें याद करना है। ठीक है, जैसे पहला सेक्शन आपको बताया गया कि परिभाषा, नाम और विस्तार। पूरा नाम क्या है? ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसका विस्तार कहां है? नागालैंड और असम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर पूरे भारत में नागालैंड और असम राज्य के जनजातीय क्षेत्र कौन से? तो 21 जनवरी 1972, इससे ठीक पहले भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में जिन्हें असम और नागालैंड राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के रूप में डेजिग्नेट किया गया था, वो उद्देशिका में क्या लिखा है? तो समेकित और संशोधित करने के लिए अब ऐसी चीजें शुरू हो गई हैं जो आपको रटनी है, याद करनी है, और अब हम पूछना शुरू करेंगे क्योंकि अभी तक वो चीजें नहीं थी। और आप में से अधिकांश लोग ऐसे थे जिन्होंने एविडेंस हमसे नहीं पढ़ा था, और बाकी आपने पढ़ा हो तो पढ़ा हो। हमारी मान्यता यह है कि जब हम पढ़ बता देंगे आपको, फिर हम पूछेंगे। तो जो कुछ अब हम बता रहे हैं ये जरूर पूछेंगे, उस हिसाब से आप तैयार भी हो तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो ये आपका बेलेबल और नॉन बेलेबल। जमानत पत्र, बेल बॉन्ड, ये शब्द भी अब तक परिभाषित नहीं था। जो पुरानी सीआरपीसी उसमें बेल बॉन्ड परिभाषित नहीं था। बेल बॉन्ड क्या चीज है? ठीक है, तो अब इन्होंने डिफाइन किया है कि बेल बॉन्ड से प्रतिभूति के बिना छोड़े जाने के लिए कोई वैयक्तिक बंध पत्र नहीं। अच्छा, ये बेल बॉन्ड हम बंध पत्र पढ़ने लगे, जमानत पत्र यानी बेल बॉन्ड। बेल बॉन्ड से प्रतिभूति के साथ छोड़े जाने के लिए कोई वचनबंध अभिप्रेत है। ठीक है, प्रतिभूति के साथ छोड़े जाने के लिए कोई वचनबंध, वचनबंध इसे अंग्रेजी में आप क्या कहते हैं? प्रॉमिस कहते होंगे मेरे ख्याल से। बेल बॉन्ड मीन्स अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विद श्योरिटी। ठीक है, बेल बॉन्ड से बता रहे एक अंडरटेकिंग। ठीक है, कहता है कि
आप कुछ लिख कर देंगे, ऐसा प्रॉमिस न्यायालय से करेंगे, एक वचनबंध आप लिख कर देंगे, और जब आप बेल बॉन्ड जो वहां प्रस्तुत किए जाते हैं वो पढ़ेंगे तो उसमें वचनबंध ही होता है उस व्यक्ति का जिसे आप श्योरिटी या जिसे सामान्य भाषा में जमानती ये कहते हो। वो न्यायालय को एक वचन देता है और उस वचन के माध्यम से खुद को बाउंड करता है, इसलिए उसके उस वचन को केवल वचन नहीं वचनबंध कहेंगे। और वो एक वचनबंध साइन करता है कि वो जिसकी जमानत ले रहा है वो न्यायालय द्वारा आहूत किए जाने की दशा में यदि उपस्थित नहीं होगा तो वह उस काम को करेगा जिस काम को करने का वचन उसने वचनबंध के माध्यम से दिया है, और वो काम सामान्यतः ये होता है कि वह अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करेगा, और यदि उपस्थित करने में असफल रहा तो राज्य सरकार के पक्ष में उतनी धनराशि जितनी न्यायालय ने अपेक्षित की थी उतनी धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में जमा करेगा। नॉर्मली जो वहां बेल बॉन्ड यानी प्रतिभूति पत्र ये फाइल होते हैं उनमें इसी आशय का वचनबंध लिखा रहता है। तो अब उन्होंने बेल बॉन्ड को डिफाइन कर दिया, ठीक है, और डिफाइन करके कहा कि जमानत पत्र से प्रतिभूति के साथ छोड़े जाने के लिए कोई वचनबंध अभिप्रेत है, ठीक है। प्रतिभूति के साथ यानी हम गारंटी ले रहे हैं कि ये उपस्थित होंगे प्रतिभूति के साथ ठीक है, छोड़े जाने के लिए कोई वचनबंध अभिप्रेत है कि आप इन्हें छोड़ दो और हम इन्हें उपस्थित करेंगे। इस ढंग का प्रतिभूति के साथ छोड़े जाने के लिए कोई वचनबंध अभिप्रेत है। बंध पत्र बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड से क्या अभिप्रेत है, कहता है बंध पत्र से प्रतिभूति के बिना छोड़े जाने के लिए कोई वैयक्तिक बंध पत्र या वचनबंध यह अभिप्रेत है। आपसे हमने ये नहीं कहा, दो बातें हो सकती हैं। एक बात यह हो सकती है कि हम सिर्फ आपकी बात पर आपको छोड़ दें अपनी अभिरक्षा से, और एक बात यह हो सकती है कि हम ये कहेंगे नहीं हमें तुम पे कोई विश्वास नहीं है, तुम दो लोगों की गारंटी दिलवाओ। तो जब दो लोग गारंटी देंगे आपकी तो उन गारंटर्स को श्योरिटी या जमानती कहा जाएगा, और वो जो वचनबंध न्यायालय को देंगे वो क्या होगा, जमानत पत्र, और वे एक वचनबंध साइन करेंगे कि वे प्रतिभूति दे रहे हैं कि आप वे सारे काम करेंगे जिन कामों को किया जाना आपकी तरफ से अपेक्षित है, वो सारे काम आप करेंगे, और फिर आपकी गारंटी पर जो अभिरक्षा में उसे मुक्त कर दिया जाएगा। तब आपने जो वचनबंध हस्ताक्षरित करके न्यायालय को दिया है उस वचनबंध को जमानत पत्र कहेंगे, और आपको जमानती, आपको श्योरिटी कहेंगे। अब एक दूसरी पोजीशन हो सकती है, हम आप ही की बात माने ले रहे हैं, हम आप ही की बात माने ले रहे हैं, हमारी नजर में आप ही विश्वसनीय, लेकिन एक गलती आप कर चुके हैं। आपसे कहा गया था कि अमुक दिनांक को उपस्थित रहिएगा, आप अमुक दिनांक को नहीं आए, आप आए अमुक दिनांक के बाद और आपने बताया कि भाई अमुक दिनांक को हम बीमार हो गए थे इसलिए नहीं आए। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आगे से आप उपस्थित रहेंगे, और लिख के दो ये बात कि आगे से हम उपस्थित रहेंगे। अब आप स्वयं दे रहे हैं, प्रतिभूति के बिना दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो कुछ दे रहे हैं वो वचनबंध ही है,
और आप कह रहे हैं कि आगे से हम उपस्थित रहेंगे, और ना उपस्थित रहें तो इस वचनबंध में जिस काम को करना मेरे द्वारा अपेक्षित होगा उपस्थित न रहने की दशा में, अर्थात रुपया जमा करना या कोई भी चीज, नॉर्मली यही लिखा होता है कि हम अमुक दिनांक को या न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने वाले दिवसों में सुनवाई के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होंगे, और यदि हम ऐसा करने में असफल रहे तो इतने रुपए जितने का बॉन्ड न्यायालय ने मांगा होता है उतने रुपए न्यायालय के, ठीक है, न्यायालय के पक्ष में नहीं, राज्य सरकार के पक्ष में जमा करेंगे। क्योंकि पक्ष कौन है? राज्य सरकार। प्रोसिक्यूट कौन कर रहा है? राज्य। ठीक है, ये तो राज्य की शिकायत है कि साहब इनने अपराध किया है, भाग जाएंगे, ये विचारण में हाजिर नहीं हुए, विचारण में सहयोग नहीं कर रहे हैं। आप कहते हैं हम करेंगे, हम तो मजबूर हो गए थे इसलिए नहीं आ पाए। तो न्यायालय तो निष्पक्ष है ना, वो कहता है ठीक हम छोड़े दे रहे, तुम्हारी बात मान ली, आप गड़बड़ में पड़ गए थे, नहीं आ पाए, जानबूझकर आप नहीं आए, ऐसी बात नहीं, चलो आपकी मान ली। ये जानबूझकर भी नहीं आए थे, चलो इस बार गलती हुई आगे से मत करना। लेकिन राज्य सरकार को भी तो संतुष्ट करेंगे, और राज्य सरकार के पक्ष में तभी वो लेते हैं कि इतने रुपए आप राज्य सरकार के पक्ष में जमा करेंगे अगर नहीं आए, ठीक है ना। तो बंद पत्र भी अब उन्होंने डिफाइन किया है परिभाषा खंड में, और इस रूप में डिफाइन किया कि जमानत पत्र से भिन्न होता है, अर्थात इसमें प्रतिभूति दिए जाने का कोई, क्योंकि प्रतिभूति दूसरे की होती है। आपने प्रत्याभूति की संविदा पढ़ी है? कहां? ठीक है, मेरा ख्याल है 126 में थी, क्षतिपूर्ति 124 में, और क्षतिपूर्ति धारी के अधिकार शायद 125 में थे, और प्रत्याभूति की संविदा 126 में थी। और प्रत्याभूति में 3 पक्ष होते हैं, एक प्रतिभू, एक लेनदार, और दूसरा वो जिसकी प्रतिभू देता है, किसको? लेनदार को। तो यहां लेनदार की भूमिका में राज्य सरकार होती है, ठीक है ना। प्रतिभू वो है जो आपके उपस्थित होने की गारंटी दे रहा है, और आप देनदार की भूमिका में होते हैं। यद्यपि आप देनदार नहीं होते, लेकिन देनदार आपको माना जा सकता है, क्योंकि देनदार भी दायित्व के अधीन, आप भी दायित्व के अधीन, आप उपस्थित होने के दायित्व के अधीन तो हैं ही कि आप अमुक दिनांक को उपस्थित होंगे। तो प्रतिभूति हमेशा दूसरे की है। प्रतिभूति की अंग्रेजी क्या? गारंटी। गारंटी हमेशा दूसरे की है, और व्यक्तिगत बंद पत्र, इसका मतलब यह हुआ कि पर्सनली आई एम गोइंग टू बाउंड माई सेल्फ, ठीक है। तो जमानत पत्र अलग है और बंद पत्र अलग है, ठीक है। आज ज्यादा समझ में आ रहा होगा, आज ज्यादा आएगा भी, क्योंकि जब बेयर ही नहीं है, देख ही नहीं पा रही हो वो भाषा जो लिखी है, ठीक है, तो मन तो इधर उधर जाएगा ही, और जब मन इधर उधर जाएगा तो फिर समझ में आने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हम कुछ भी बके, इसीलिए बार बार कहते हैं कि नहीं, बेयर चाहिए, किताब चाहिए। तो आपका कहता है कि बंद पत्र, इससे प्रतिभूत के बिना छोड़े जाने के लिए कोई वैयक्तिक बंद पत्र या वचन बंद अभिप्रेत है, वैयक्तिक, ये श्योरिटी इसका नहीं हो सकता, क्योंकि वैयक्तिक बंद पत्र, उसने कहा वैयक्तिक अंग्रेजी पर्सनल हो गई, ठीक है। तो ये जमानत पत्र से भिन्न हो गया, क्योंकि जमानत पत्र जो देगा वो कौन होगा? प्रतिभू, और वो अभियुक्त की गारंटी ले रहा है, इसलिए गारंटी यानी प्रतिभूति दे रहा है, ठीक है। और यहां पर्सनल बॉन्ड है, तो दोनों में फर्क आया है, और डेफिनेशन क्लास में इस बार इसको डिफाइन किया है, अन्यथा इसको डिफाइन पहले नहीं कर रखा था। आगे कहता है आरोप। अब देखिए वो बात आ गई, अभी आरोप बहुत समझ में नहीं आएगा,
और बहुत समझ में ना आने का जो कारण होगा वो ये होगा कि आरोप क्या चीज है, कैसे बनता है, क्या होता है, ये आपकी जानकारी में नहीं है। ठीक है, मोटा मोटा समझिए, जब आप किसी के खिलाफ एफआईआर लिखाते हैं तो ये आपने आरोप लगाया है और आपके द्वारा लगाए गए आरोप को विचारण योग्य नहीं समझा जाता। ठीक है, क्योंकि जब तक एक निष्पक्ष एजेंसी न कहे कि उस व्यक्ति का विचारण होना चाहिए जिसके विरुद्ध आपने आरोप लगाया है, तब तक किसी भी आदमी को आपराधिक विचारण के अधीन नहीं किया जाना चाहिए। और ये क्यों नहीं किया जाना चाहिए, इसका जस्टिफिकेशन आप तब समझेंगे जब आप सीआरपीसी यानी बीएनएसएस में आगे बढ़ेंगे और आपराधिक विचारण की प्रक्रिया को देखेंगे। आपराधिक विचारण की प्रक्रिया एक दुरूह प्रक्रिया है, एक कठोर प्रक्रिया है। क्यों? अपराध समाज के अस्तित्व के खिलाफ है, क्योंकि अपराध समाज में अशांति पैदा कर देगा और समाज में अशांति हुई तो कुछ नहीं बचेगा। सबसे जरूरी काम समाज में शांति का स्थापित होना है। क्या हो रहा है बांग्लादेश में? कोई फैक्ट्री चल रही है? सब बंद हो जाएगा अगर अशांति हुई। शांति पहली जरूरत है विकास की, और चूंकि दंड विधि शांति को स्थापित करने का काम करती है, इसलिए दंड विधि के उल्लंघन का आरोप किसी पर लगना यह बेहद गंभीर बात मानी जाती है। और जिस पर आरोप लगा दंड विधि के उल्लंघन का, उससे अपेक्षा की जाती है कि उसे सोसाइटी के हित में, क्योंकि व्यक्ति का हित समाज के हित से बड़ा है, हमेशा बड़ा है। ये एक व्यक्ति है और अगर वाकई इसने अपराध किया है यानी दंड विधि का उल्लंघन किया है तो इसका कार्य समाज के लिए खतरा है। इसलिए दंड विधि के अधीन अगर किसी पर आरोप लग गया तो उसका विचारण बहुत कठोरता के साथ किया जाना चाहिए। इसलिए दंड विधि, इसके अंतर्गत विचारण एक बेहद कठोर प्रक्रिया है। तो किसी को भी कठोर प्रक्रिया के अधीन यूं ही नहीं किया जाना चाहिए। किसी को जितनी कठोर सजा देनी होती है, या अगर किसी को कठोर प्रक्रिया से निकालना है तो फिर कठोर प्रक्रिया से निकालें या ना निकालें, इस पर विचार भी बहुत ठीक से होना चाहिए। क्योंकि अगर वो दंड विधि के अंतर्गत विचारण के अधीन हो गया तो जब सजा पाएगा तब पाएगा, लेकिन हर तारीख पर उसे न्यायालय में सुनवाई के समय उपस्थित होना होगा, और नहीं होगा तो वारंट हो जाएंगे, पकड़कर बुलाया जाएगा। क्यों? दंड विधि, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे दंड विधि के अंतर्गत या दंड विधि के उल्लंघन की दिशा में विचारण की प्रक्रिया हम लोग देखेंगे तो लिखकर आएगा कि दंड विधि के उल्लंघन के आरोप पर जो विचारण है वो या तो उस व्यक्ति की उपस्थिति में चलेगा जिस पर दंड विधि के उल्लंघन का आरोप है, या उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में चलेगा। यानी या तो उसे वकील खड़ा करना है या खुद आना है। यह कठोर प्रक्रिया है और ये उस पर अत्याचार नहीं है, ये सुरक्षा उसकी सुनिश्चित करने का तरीका है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो सामने ही ना हो और उसके खिलाफ जो साक्ष्य आया ही ना हो वो साक्ष्य भी अंकित करा दिया जाए। तो ये उसी की सुरक्षा के लिए, लेकिन फिर भी उसके लिए परेशानी उत्पन्न करने वाला तो है ही, क्योंकि आप कहते हैं आज एविडेंस आएगा और वो कहता है आज हम अदालत नहीं आ सकते, तो आना तो है क्योंकि वरीयता इसी को मिलेगी।
ठीक है ना। तो जो दांडिक विचारण है ये एक बेहद कठोर प्रक्रिया है। ये हम कह नहीं रहे, जब हम लोग बीएनएसएस आगे बढ़ेंगे इसमें तो हम लोग देखेंगे कि दांडिक विचारण एक बेहद कठोर प्रक्रिया है। और जब एक बेहद कठोर प्रक्रिया है तो किसी को भी दांडिक विचारण के विरुद्ध, दांडिक विचारण के अधीन यूं ही नहीं कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, किसी को दांडिक विचारण के अधीन सिर्फ इसलिए नहीं कर दिया जाना चाहिए कि किसी ने उस पर दंड विधि के उल्लंघन का आरोप लगा दिया है, क्योंकि जिसने आरोप लगाया है वो सत्यवादी हरिश्चंद्र के वंशावली में नहीं आ रहा है, वो भी झूठा हो सकता है। तो एक निष्पक्ष एजेंसी बीच में पड़े और इसके आरोपों की, जिसने आरोप लगाए हैं किसी व्यक्ति पर दंड विधि के उल्लंघन की, एक प्रथम दृष्टया जांच करे। प्रथम दृष्टया जांच किस जांच को कहते हैं ये भी आगे बीएनएसएस के जब सेक्शन चलेंगे तो हम बताएंगे, लेकिन यहां मोटा मोटा समझ लें। जैसे आप कुछ हमें बताते हो और हम कहते हैं अरे यार बेकार की बात कर रहे हो, तुम्हारी बात तो पहली नजर में गलत है, एक ये बात होती है। ठीक है ना। और जब आप कुछ बताते हो तो कई बार हम लोग ये कहते हैं यार लग तो तुम्हारी बात कुछ सही रही है, लेकिन देखना पड़ेगा कि ये कितनी ठीक है। ठीक है, तो अगर स्थिति ये आ गई है कि बात कुछ ठीक लग रही है लेकिन ये कितनी ठीक है ये देखना पड़ेगा, अब विचारण की जरूरत है। इसी को प्रथम दृष्टया साबित होना कहा जाता है। ठीक है, और कितनी ठीक है इसकी जांच विचारण में होगी। ये हम मोटा मोटा बता रहे हैं, अभी हम और कुछ नहीं कर रहे। ठीक है ना, कितनी ठीक है इसकी जांच विचारण में होगी। लेकिन मोटा मोटा ऐसा लगता है कि कुछ दम है आपकी बात में, लेकिन दम है आपकी बात में कौन देखे, इसी के लिए विवेचना होती है, इसी के लिए आप एफआईआर लिखाते हो। आपके पास क्या है, आप एफआईआर लिखोगे। ठीक है, आप प्रथम सूचना न्यायालय को दोगे, प्रथम सूचना पुलिस को दोगे और पुलिस आपके आरोपों की जांच करेगी। पुलिस एक निष्पक्ष एजेंसी, वो ना अभियुक्त के खिलाफ है न कंप्लेनेंट के फेवर में है। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं। वो कंप्लेनेंट की शिकायत की जांच करेगी। जांच पुलिस जो करती है उसे जो शब्द दिया जाता है विवेचना, इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि जांच आगे हम लोग पढ़ेंगे, जांच करने का हक सिर्फ न्यायालय को है बीएनएसएस में, लेकिन एक आम बोलचाल की भाषा होती है, पुलिस की जांच हम लोग बोल देते हैं, लेकिन पुलिस जो करती है वो विवेचना होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है। ठीक है, अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी कंप्लेनेंट्स के आरोप की, ठीक, कंप्लेनेंट के आरोपों की, और फिर अगर वो पाती है कि प्रथम दृष्टया यानी पहली नजर में सच्चाई नजर आ रही है। ठीक है, किसके, जो शिकायत करने वाला है उसके आरोपों में, अब पुलिस अपनी रिपोर्ट ये न्यायालय को भेजेगी। और ये रिपोर्ट कौन सी है, अन्वेषण की रिपोर्ट है, और इसे बीएनएसएस की भाषा में क्या बोलेंगे, पुलिस रिपोर्ट। अब पुलिस रिपोर्ट न्यायालय में पहुंचेगी। अब पुलिस, ठीक है, क्योंकि दांडिक विचारण एक बहुत कठोर प्रक्रिया है, इसलिए पुलिस रिपोर्ट आ जाने पर भी इस व्यक्ति को बुलाकर हम दांडिक विचारण के अधीन नहीं करेंगे। अब एक कानून का जानकार आदमी यानी मजिस्ट्रेट, आगे हम लोग बीएनएसएस पढ़ेंगे, देखेंगे, संज्ञान लेगा। संज्ञान, ज्ञान होना और संज्ञान होना अलग अलग बातें हैं। हमें ज्ञान है कि लोकसभा में, ठीक है, बदतमीजी भी होती है, लेकिन बदतमीजी का संज्ञान कौन लेता है, लोकसभा अध्यक्ष, क्योंकि उसे कार्रवाई करनी है उस बदतमीजी पर। संज्ञान हमेशा कार्रवाई के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, और ज्ञान ये सिर्फ जानकारी देता है। ठीक है ना, शब्दों के अर्थ समझने चाहिए। हमने पहले भी आपसे कई बार चर्चा की कि शिक्षा और ज्ञान, इसमें फर्क है। शिक्षा सूचनाओं का संग्रहण है और ज्ञान एक खोज है। ज्ञान अंदर से आता है,
ज्ञान अंतर से खोजा जाता है। शिक्षा प्रदत्त है, बाहर से आती है। इसलिए व्यक्ति शिक्षित हो सकता है किंतु ज्ञानी नहीं, और व्यक्ति ज्ञानी हो सकता है किंतु शिक्षित नहीं। शिक्षा और ज्ञान, इसका परस्पर कोई ताल्लुक नहीं है। और इसीलिए आपको उच्च से उच्च शिक्षित मूर्खतम दिखाई देंगे। उन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की होंगी और बात एकदम बेवकूफी की कर रहे होंगे, और आपको सड़क पर घूमता हुआ एक फकीर ज्ञानी दिखाई देगा। क्योंकि ज्ञान एक खोज है, ज्ञान एक साधना है, और शिक्षा प्रदत्त है, प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो संज्ञान अलग बात है और ज्ञान अलग बात है। संज्ञान हमेशा कार्यवाही के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो दांडिक विचारण एक बहुत कठोर प्रक्रिया है। अब क्योंकि बहुत कठोर प्रक्रिया है, तो पुलिस ने आपके आरोपों की जांच की। आपने आरोप लगाए थे ना, उनकी जांच की, प्रथम दृष्टया उनको ठीक पाया, पुलिस रिपोर्ट आ गई। अभी भी नहीं करेंगे दांडिक विचारण के अधीन। जिसके विरुद्ध आई है पुलिस रिपोर्ट, अभी भी नहीं। अब मजिस्ट्रेट उसका संज्ञान लेगा, किन सेक्शंस में लेगा, क्या होगा, आगे देखेंगे, आएंगे वो सेक्शन सारे आएंगे, और हम लोग बात करेंगे, उस पर विस्तार से करेंगे। अब मजिस्ट्रेट संज्ञान लेगा उस चीज का और देखेगा पुलिस की बात कितनी सही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस ने कुछ बनता ही ना हो, अननेसेसरी उस आदमी के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट भेज दी हो। ठीक है, अब मजिस्ट्रेट ने पा लिया कि नहीं बनता है मामला, अब उसे विचारण के लिए आहूत किया जाएगा। ठीक है, अब विचारण के लिए आहूत होगा, और अब जब वो आएगा न्यायालय के सामने, तब प्रोसिक्यूशन ये बताएगा कि उसके पास उसके खिलाफ क्या एविडेंसेस हैं। ठीक है ना, और फिर इसके बाद पुनः दोबारा, क्योंकि अभी तक क्या हुआ था, अभी तक यह हुआ था, पुलिस ने जांच की थी, हो सकता पुलिस ने अभियुक्त की न सुनी हो। ठीक है, मजिस्ट्रेट महोदय ने संज्ञान लिया था लेकिन अभियुक्त नहीं था, उसे संज्ञान के अवसर पर सुना नहीं गया था। हो सकता मजिस्ट्रेट महोदय पार्शियल रहे हो सकता उन्हें कानून का ज्ञान ही ना रहा हो, कोई जरूरी थोड़ा ही वहां सब काबिल ही बैठे हैं। ठीक है, हो सकता उन्हें कानून पता ही ना हो और उन्होंने संज्ञान ले लिया हो। ठीक है, लेकिन अब हम उसको फॉर्मली विचारण के अधीन करने जा रहे हैं और वो सामने आ गया, अब उसका भी पक्ष सुना जाएगा। जब हम लोग आगे पहुंचेंगे विचारण में तो हम लोग देखेंगे अब अभियुक्त का अधिवक्ता वो भी होगा, अभियुक्त की अधिवक्ता को सुनेंगे, सरकार के पक्ष, सरकार का जो पक्ष रख रहा होगा यानी लोक अभियोजक, उसे भी सुनेंगे, और मामले का जो अभिलेख सामने रखा है, जो पत्रावली पर ठीक है साक्ष्य संकलित होकर आया है, उसको भी देखेंगे, और फिर यह तय करेंगे कि आरोप लगाए जाए विचारण के लिए या नहीं। यानी वो आरोप नहीं है जो आपने एफआईआर में लगा दिया था, दैट इज नॉट चार्ज इन द आई ऑफ लॉ। कानून की नजर में अब आरोप लगेगा। ठीक है, अब जब इतना प्रोसेस चल जाएगा, ठीक है, लोग मुंह बजाते हैं, उन्हें दांडिक विचारण की प्रक्रिया का ज्ञान ही नहीं है, अब लगेगा आरोप। ठीक है, अब न्यायालय जो निष्पक्ष माना गया है वो लगाएगा आरोप कि नहीं भाई आपको भी सुन लिया, इनको भी सुन लिया। अभी तक आप ये कह सकते थे कि भाई मेरा पक्ष नहीं सुना गया, अब आपको भी सुन लिया हमने, इनको भी सुन लिया, अभिलेख पर जो साक्ष्य उसको भी देख लिया। अब हम आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपके ऊपर इस अपराध को करने का आरोप है। ठीक है, अब लगेगा आरोप। ठीक है, आरोप में एक शीर्ष हो सकता है, अर्थात तुमने इनके खाली चांटा मारा, ठीक, एक शीर्ष होगा कि आपने इनके विरुद्ध ठीक है साधारण उपाधि कारित करने का, ठीक है, इस दिनांक को इस समय पर इस स्थान पर अपराध किया है। आपको इस संबंध में क्या कहना है? ठीक है, आरोप में कई शीर्ष हो सकते हैं। आपने इन्हें मारा भी, गालियां भी बकी, ठीक है, इनका सामान भी छीन लिया।
अब आरोप में कई शीर्ष होंगे, ठीक है ना। तो आरोप न्यायालय की प्रक्रिया से लगता है और उसमें एक शीर्ष हो सकता है और उसमें कई शीर्ष भी हो सकते हैं, ठीक है। यही वो यहां कह रहा है। आरोप के अंतर्गत जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हो, आरोप का कोई भी शीर्ष है, जैसे आरोप में एक से अधिक शीर्ष है, ठीक है। एक समय में एक व्यक्ति के विरुद्ध कई सारे अपराध ये करने का आरोप आप पर लगा दिया गया है, तो वो पूरा का पूरा भी आरोप ही है, ठीक है। आपने इन्हें गालियां दी, आपने इन्हें मारा, आपने इनका सामान छीन लिया, इस आरोप में कई शीर्ष हैं और प्रत्येक शीर्ष भी आरोप है और सारे शीर्ष मिलकर भी आरोप है। ऐसा थोड़ी है कि एक शीर्ष है तो वो आरोप नहीं है, वो भी आरोप है। और अगर सारे के सारे मिला दें तो भी आरोप है। अगर आपकी आंख रो रही होगी तो भी आप ही रो रहे होंगे, ठीक है ना। आपकी एक आंख रोएगी तो भी आप ही रोएंगे और इधर वाली आंख रोएगी तो भी आप ही रोएंगे। पैर में दर्द होगा तो भी आप ही को दर्द होगा, हाथ में होगा तो भी आप ही को होगा, ठीक है। ऐसे ही आरोप, इसमें एक से अधिक शीर्ष भी हो सकते हैं और अगर एक से अधिक शीर्ष है तो प्रत्येक शीर्ष को भी आरोप कहा जाएगा और समेत रूप से सारे शीर्षों को भी आरोप ही कहा जाएगा, ठीक है। बात क्लियर है, क्यों का जल, ठीक है। आरोप के अंतर्गत अनेकों, और आरोप होगा कब, जब न्यायालय आरोप लगाएगा, वो आरोप नहीं है, ठीक है। तो आरोप क्या चीज है, आरोप वो नहीं है। अब यहां से विचारण शुरू होता है, इससे पहले जो कुछ चल रहा था वो विचारण की प्रक्रिया नहीं थी, ठीक है। इससे पहले विचारण था ही नहीं, अब शुरू होगा विचारण। और विचारण में न्यायालय आपको बताएगा आरोप लगाकर कि आपके ऊपर अमुक स्थान में, अमुक दिनांक पर, अमुक व्यक्ति के विरुद्ध अमुक प्रकार से अमुक अपराध करने का आरोप हम लगा रहे हैं। ये लिखा होता है, आप जाएंगे कचहरी, लिखा होता है शुरुआत में। और इसमें क्या क्या चीजें होंगी ये आगे हम लोग जब सीआरपीसी पढ़ेंगे तो देखेंगे। जब आप सेकंड शेड्यूल देखेंगे उसमें बाकायदा लिखा है कि एक शीर्ष जिस अपराध में है उसमें आरोप की विरचना कैसे की जाएगी, किस तरीके से की जाएगी, वो तरीका सेकंड शेड्यूल में बताया है। उसमें क्या क्या लिखा होगा ये सेक्शन में बताया है, ठीक है। उसमें गलती हो जाए कैसे सुधारेंगे ये भी लिखा है, परिवर्तन की जरूरत पड़े कैसे होगा ये भी लिखा है। और अगर आरोप में एक से अधिक शीर्ष हैं तो आरोप की विरचना कैसे की जाए इसका तरीका भी सेकंड शेड्यूल में दिया गया है। कानून में कुछ ऐसा नहीं जो निश्चित ना हो, जो बताया ना गया हो, ठीक है। तो आरोप अगर उसमें एक से अधिक शीर्ष है तो प्रत्येक शीर्ष आरोप है और सारा का सारा मिलकर भी आरोप ही कहलाता है। अब बात आ रही है संज्ञेय अपराध और संज्ञेय मामला, ठीक है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है जो संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध के रूप में शुरू होगी। और संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर इसे समझने में मिस कर गए तो आगे पूरी बीएनएस समझने में दिक्कत होगी और पूरी आपराधिक प्रक्रिया के विचारण को समझने में भी दिक्कत होगी। इसलिए इसको अलग से ठीक से अगले टर्म में और अगले समय में हम लोग समझेंगे कि संज्ञेय अपराध क्या होता है, मामला क्या होता है। एक चीज क्लियर कर देना ठीक रहेगा इसी समय। देखिए एक बात यह हो सकती है
कि आप गए और एक व्यक्ति के विरुद्ध आपने एक अपराध किया और आपने एक ही स्थान पर एक ही व्यक्ति के विरुद्ध एक ही समय में कई सारे काम किए जो कई अपराधों का गठन कर देते हैं, ठीक है ना। तो आपने एक समय में एक स्थान पर एक ही व्यक्ति के विरुद्ध कई सारे ऐसे काम किए जो अलग अलग अपराधों का गठन कर देते हैं। तो इस सारे काम को, जिसमें आपने बहुत सारे काम किए हैं, ठीक है ना, आपने छोटे छोटे अलग अलग काम किए ना, तो उन सारे कामों को मिलाकर हम एक काम कह रहे हैं। मकान बनाया तो दीवार भी बनाई, कमरा भी बनाया, दरवाजा भी लगाया, जीना भी बनाया और मकान बनाया, ठीक है। ऐसे ही है, आपने एक अपराध किया, आपने अपराध किया ये बोला जाएगा। और आपने एक ही व्यक्ति के विरुद्ध एक ही समय में एक साथ बहुत सारे अपराध किए, फिर भी क्या कहा जाएगा, आपने अपराध किया। लेकिन अब आपने बहुत सारे अपराध किए, एक नहीं किया है, तो अब आपके विरुद्ध मामला है ये कहा जाएगा, ठीक है। तो संज्ञेय अपराध का किया जाना और संज्ञेय मामला। अच्छा, एक मामले में एक मामला आपके विरुद्ध आया, उसमें एक संज्ञेय अपराध हो सकता है, बाकी सब हो सकता है असंज्ञेय हो, तो भी वो मामला संज्ञेय ही समझा जाएगा, ठीक है ना। और सारे संज्ञेय अपराध हो ये भी हो सकता है, और एक ही अपराध और संज्ञेय हो ये भी हो सकता है। लेकिन संज्ञेय अपराध क्या होता है, ठीक है, और असंज्ञेय अपराध क्या होता है, शमनीय अपराध क्या होता है, अशमनीय अपराध क्या होता है, जमानती अपराध क्या होता है, अजमानती अपराध क्या होता है, ये ऐसी गुत्थियां हैं जो बीएनएसएस में प्रवेश करने से पहले आपको ठीक से समझ में आनी चाहिए। तो जमानती अजमानती पर बात कर ली हम लोगों ने, दूसरे संज्ञेय और असंज्ञेय, और तीसरे शमनीय और अशमनीय हैं, इन पर भी बात करेंगे, ठीक है, अगले टर्न में बात करेंगे।